गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पहले बेसिक ये पॉइंट आई इफेक्ट, एम इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट ये सब फिनिश्ड कर लिए हैं। और ये ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक रीड है, मेन पॉइंट है। इसी पे हम लोग जो भी बात करेंगे सब का सब रिलेटेड रहेगा। और आप मत ये सोचे जो अभी हैलो अल्केन नहीं चल रहा है, अभी एल्डिहाइड नहीं चल रहा है, ये 12th का पार्ट नहीं है। मैं आपको बार बार इतना ही रिस्पेक्ट करता हूँ और ये डांटता भी हूँ, जो आप ये मत भूल करें जो ये हेलाइड कब सर स्टार्ट कीजिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको मैकेनिज्म मीन्स 12th या यूँ कह दे 11th, यानी है तो ये लग रहा है 11th का पार्ट, लेकिन ये 12th का है। इसीलिए आप ये भूल मत करें जो 12th का इंतज़ार करते रहें। तो हम बात कर रहे हैं जनरल एनालिसिस ऑफ एसिडिटी, जनरल एनालिसिस ऑफ एसिडिटी या यूँ कहें एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी ये बात होगा, स्ट्रेंथ जब भी बात होता है तो एक रिलेटिव टर्म है। स्ट्रेंथ अपने आप में कोई फैक्ट नहीं है, मतलब सिंगल एक पर्सन हो, एक आदमी हो और उसमें कहा जाए, उसको कहा जाए जो कितना स्ट्रेंथ है, तो ये कहना गलत होगा। जब भी हम लोग स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो कम से कम कितने के बीच बात करेंगे, 2 के बीच बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा सा एसिड के बारे में। तो एसिड किसे कहेंगे, तो सबस्टांस, सबस्टांस गिव H+। अब H+ कहाँ पे, यदि एक्वस सॉल्यूशन में बात करें तो आर्हेनियस के अनुसार किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी रिएक्शन में बात करें तो ब्राउनस्टेड लोरी के अनुसार। और दूसरा पॉइंट लेते हैं जो एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यूं कह दें दैट इज एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हम लोगों से कहा जाए एसिड तो हम समझेंगे वैसा कोई भी सबस्टांस जो H+ देता हो उसको एसिड कहेंगे। जो लोन पेयर को, ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता हो, मतलब गेन करता हो, लेता हो, तो उसको हम क्या कह देंगे, एसिड कहेंगे। यदि CH3COOH ये एक एसिड है और यदि एसिड है तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, H+। तो यहाँ पे मानते हैं जो ये CH3CO- और H+ ये वीक एसिड है, इसलिए हम ये रिवर्जेबल साइन दे देते हैं। तो यहाँ पे यदि ये एसिड है तो ये जो देख रहे हैं एनायन, इसका नाम है कंजुगेट बेस। क्या कह दीजिएगा, कंजुगेट बेस। यानी यदि किसी एसिड से H+ रिलीज होता है तो जो एनाइन होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, कंजुगेट बेस के नाम से जानते हैं। तो एक पॉइंट मिला जो कंजुगेट बेस क्या होता है। तो H+ रिलीज करने के बाद जो एनाइनिक पार्ट है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस कहेंगे। किसी एसिड का स्ट्रेंथ इस बात के ऊपर डिपेंड करता है जो उस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी क्या है। क्या बात समझ रहे हैं, स्टेबिलिटी क्या है। यदि हम ये कह दें जो किसी स्टूडेंट का ब्रिलियंसी तेज
जिसको कहते हैं वे किस बात पे टिका हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट जितना आसानी से किसी क्वेश्चन का जवाब दे देगा उसको कहेंगे उतना ही क्या है, तेज है, अच्छा है। उसी तरह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या यूं कह दे एसिडिटी, वे डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। क्या कहेंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको समझा रहे हैं। जो एसिडिटी या यूं क्या कह दें, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो हम ये बात समझें, स्टेबिलिटी ऑफ एसिड जैसे ही हमसे कहा जाए, एसिडिक स्ट्रेंथ जैसे ही कहा जाए तो हम क्या सोचना होगा, हमको क्या देखना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस देखना होगा। या दूसरे तरह से हम ये सोचें, जो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, जो एनाइन बन गया है और H प्लस दे रहा है, तो कितने आसानी से H प्लस दे रहा है, कितने, ये कोई जो एसिड होगा वे कितने आसानी से H प्लस देगा। तो हम कह देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परोटिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब जितना ही प्रोटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, मतलब क्या, जो H प्लस रिलीज करने का क्षमता, देने का क्षमता जितना ज्यादा होगा, उस एसिड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा समझा जाएगा। तो हम इसी दोनों पर फोकस करेंगे। पहले आप लोग इसको पॉज कर करके नोट कर लें। एक एसिड का बात करते हैं, G1 COH, और दूसरा ले लेते हैं G2 COH। जैसे ही दुनिया में दो अलग अलग हो, दोनों का स्ट्रेंथ, दोनों का रिएक्टिविटी निश्चित रूप से अलग होगा। एक में G1 है, दूसरा में G2 है, इसका मतलब दोनों का दोनों एसिड अलग है। हम क्या करेंगे, दोनों को डिसोसिएट करा दिए। ये दोनों का दोनों H प्लस दे रहा है। ये रिवर्जेबल साइन दिखाने का मकसद है, जो ये वीक एसिड है। अब इस दोनों में H प्लस देने का कैपेसिटी है, इसलिए दोनों हम कह देंगे ये एसिड है। इस दोनों में हमको ये पता करना है जो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो बस आप एक ही पॉइंट ध्यान में रखें, जो जिस केस में इस दो हो या दो से अधिक का बात करेंगे, ये तो कंजुगेट बेस है। ये कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जिस केस में ज्यादा होगा, उस एसिड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। क्या दे सुन रहे हैं? जो जब भी हमको एसिडिक स्ट्रेंथ का बात समझना होगा, तो ये समझना होता है जो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी।
अब कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी पकड़ लीजिए बहुत आसानी से, और हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का बात करते रहेंगे। हम मानते हैं जो ये जो G है एक वैसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन डोनर, डोनर मतलब समझते हैं देने वाला। और यदि हम केमिस्ट्री के भाषा में बात करें, मैकेनिज्म के भाषा में बात करें, तो या तो ये प्लस M वाला ग्रुप होगा, I वाला ग्रुप होगा और H ग्रुप होगा। इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन जब भी हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर ही शो करता हुआ दिखाया जाएगा। दूसरा हम ये मान लेते हैं ये जो ग्रुप है हम लोगों का, वे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या यूं कह दें इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप मतलब खींचने वाला। ये रहा आपका डोनर मतलब देने वाला, और ये वैसा ग्रुप मान रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। अब देखिए ये जो रेस्ट पार्ट है दोनों में, ये दोनों का क्या है, सेम है। तो जब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब इस दोनों एसिड में से एसिडिक स्ट्रेंथ जो निर्णय किया जाएगा ये डोनर और एक्सेप्टर के आधार पे, या हम आपसे यूं कह दें जो दोनों में ये सेम है पार्ट और ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट पार्ट कहलाता है सबस्टिट्यूएंट। और सबस्टिट्यूएंट कैसा है, डोनर मतलब प्लस M प्लस I या H, एक्सेप्टर कहें तो माइनस I माइनस M, इस बात पे निर्भर करता है। अब चलिए आगे, तो क्या समझ रहे हैं, जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ का बात होगा तो सिंपली हम लोग I इफेक्ट, M इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन से रिलेटेड बात सोचेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जब मान रहे हैं जो डोनर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भी आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो निगेटिव होता है, ये जहां जाएगा वह निगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यहां यदि बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, और जैसे ही खींचने वाला है तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या होगा, घटेगा। यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ेगा और यहाँ निगेटिव चार्ज घटेगा। इस बात को हम मेंशन ही कर दें, जो क्या कह देंगे, जो निगेटिव चार्ज रिड्यूस, रिड्यूस मतलब घटना, या यूं कह दे सिंपली डिक्रीजेज। और यहाँ क्या कहिएगा, जो निगेटिव चार्ज इंक्रीजेज। अब सुनिए, कोई भी चार्ज हो, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, दोनों ही खतरनाक होता है। यदि कोई चार्ज बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी घटेगा। कोई भी चार्ज हो, या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव, यदि चार्ज क्या होता है, बढ़ता है तो स्टेबिलिटी घटता है।
तो अब आप यहाँ देख लें, खुद आपको जो पॉइंट दिए चार्ज के आधार पे, तो बताइए जो किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और किसका कम। तो क्या कहिएगा, ये जो ऊपर वाला केस है, फर्स्ट का जो कंजुगेट बेस है, ये कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी घटेगा क्योंकि यहाँ चार्ज बढ़ रहा है। अब क्यों ऐसा होता है, जो चार्ज बढ़ने से कह रहे हैं जो स्टेबिलिटी घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है, ये बात समझे। और रिपल्सन जैसे ही होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी यदि किसी मॉलिक्यूल में बढ़ा तो स्टेबिलिटी घट जाएगा। यहाँ पे आप समझे, जो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो ये चार्ज घट रहा है, और चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। तो इस दोनों में से हम क्या कह देंगे, इस दोनों में से ये कह देंगे मोर स्टेबल, और ये कह देंगे लेस स्टेबल। और यदि स्टेबिलिटी आपको तो पहले ही समझा दिए, जो किसी एसिड का स्ट्रेंथ इस बात पर निर्भर करता है जो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी कितना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो ये मोर स्टेबल है। अब लॉजिक समझिए, जैसे ही मोर स्टेबल है तो इस दोनों में सबसे पहले यूं समझें जो H+ रिलीज करने का कैपेसिटी है, और यदि H+ रिलीज हो रहा है इसीलिए हम एसिड कह रहे हैं। अब जब H+ रिलीज करने का कैपेसिटी है तो इसमें H+ रिलीज करने का कैपेसिटी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि जाना दोनों को, एनाइन दोनों को बनना है, लेकिन इस एनाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए ये फास्टली आ जाएगा और ये स्लोली। अब सवाल है, जो किसी चार्ज का स्टेबिलिटी लेस होता है, तो जैसे ही चार्ज का स्टेबिलिटी जब लेस होता है तो अब फिर क्या होगा, ये कंजुगेट बेस H+ से कंबाइन होकर के रिबैक होना चाहेगा। अब रिबैक होना चाहेगा तो इसमें रिबैक होने का रेट इसके अपेक्षा कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। सिंपली आप एक बात अच्छा से समझ लीजिए, एक फैमिली में दो लड़का, दोनों को मामा के यहाँ जाना है। किसके यहाँ जाना है, मामा के यहाँ जाना है। बड़े वाले भाई को मामा के यहाँ उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ अब वो बड़ा हो चुका है। मामा जी जैसे ही इधर उधर मामा के यहाँ गया, जैसे ही इधर उधर जाता है, मामा कहाँ गए, कहाँ जा रहा है। छोटा वाला क्या है, अभी बच्चा है, मामा जी उस पर उतना टाइट नहीं है, उसको खेलने कूदने के लिए जाने देते हैं। तो अब सवाल है, जो गर्मी के छुट्टी में दोनों को मामा जी के यहाँ जाना था, तो जाना था तो जैसे ही कहा जाएगा मम्मी पापा के द्वारा, जो मामा के यहाँ जाओ, तो छोटे वाला एकदम पैंट शर्ट पहन करके तैयार। क्यों, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी वहाँ ज़्यादा है। लेकिन बड़े वाला जाएगा तो, लेकिन पैंट शर्ट धीरे 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 पहनेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ उसका स्टेबिलिटी कम है। अब फिर वहाँ से सोचिए, फिर अब मामा जी के यहाँ चले गए, रहे कुछ दिन, फिर मामा जी कहे जो देखो आज तुम लोगों को घर जाना है, तो इसका जस्ट उल्टा होगा। बड़े वाला आज जल्दी से पैंट शर्ट पहनेगा तैयार, लेकिन छोटे वाला धीरे धीरे पैंट शर्ट पहन रहा है। क्यों, क्योंकि उसको मामा जी के यहाँ स्टेबिलिटी क्या था, ज़्यादा, और घर में स्टेबिलिटी क्या था, कम। वैसा ही आप सोचें, फिर से कॉन्शियस हो जाए। जैसे ही हम लोगों को एसिड कहा जाए तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें जो H+ देने लायक है कि नहीं है, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं यहाँ ऑर्गेनिक एसिड का, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे H+ पे। तो दोनों H+ दिया, इसका मतलब दोनों क्या है, एसिड है। अब जब दोनों एसिड है तो इस दोनों में स्ट्रेंथ पता करना था, तो आपको एक ही कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जो स्टेबिलिटी जिस कंजुगेट बेस का ज्यादा होगा, जिस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब यहाँ पे
इतना पार्ट दोनों में सेम है। जब दोनों में सेम है तो एसिडिक कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी इस G2 और G1 पर निर्भर करता है। हम मान लिए जो ये G2 जो है वे एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, और जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला हो तो यहाँ पे चार्ज घटेगा, और चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। चाहे कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज भी घटता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, निगेटिव चार्ज भी घटता है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब ये मत सोच लीजिएगा जो सर क्यों कैसा, बहुत है बाबू लंबा। सिर्फ आप एक ट्रिक पर पढ़ाई करें ऑर्गेनिक में, यूट्यूब पे, उतना ही संभव है। क्लास जैसा नहीं जो एक पॉइंट पे लेक्चर देंगे 1 घंटा, पता चलेगा जो कुछ सीखे ही नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही खींचा जाए तो ये निगेटिव चार्ज घटेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, और स्टेबिलिटी अपने आप में नहीं होता है, कम से कम कितने के बीच होता है, 2 के बीच। तो इसके अपेक्षा इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे ही इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मोर स्टेबल है, अब हम पकड़ लेंगे, कह देंगे मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ सेकेंड का ज़्यादा और फर्स्ट का कम। क्या कहिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वे किसका, सेकेंड का ज़्यादा और फर्स्ट का कम। तो अब हम कह दें जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा वे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, -I इफेक्ट का, फिर -M इफेक्ट का, ये 2 का, सिंपली 2 का करें। अब ये नहीं जो केवल -I और -M के आधार पर ही बात करें। जानते हैं जो स्टेबिलिटी में रिजोनेंस का भी रोल है, स्टेबिलिटी में एरोमेटिसिटी का भी रोल है, स्टेबिलिटी में ब्रिडिट का रोल का भी रोल है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब हम लोगों को सिर्फ इस बात को डिटेक्ट करना होगा जो किस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब स्टेबिलिटी का जितना भी हम कॉन्सेप्ट समझे हैं, सभी का सभी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हम एग्जाम्पल देंगे तो और आगे क्या होगा, क्लियर होगा। अभी तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताए, जो जैसे ही आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना हो तो आप क्या पता कर लें, जो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, और जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कह देंगे, ज़्यादा है। तो पहले इसको पॉज कर करके नोट करें। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। तो चलें, पहले एक सिंपल हम एसिड का बात करते हैं, HF, HCl, HBr, HI। आपको पता करना है जो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो H+ देगा, इसलिए हम कहेंगे ये सभी का सभी एसिड होगा। अब H+ के साथ साथ ये सब का सब कंजुगेट बेस देगा। अब हमको ये पता करना है जो किस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या आधार है, क्योंकि अभी अभी जो समझाए आपको वे इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के आधार पर समझाए, लेकिन यहाँ पे तो ये अपने आप में जितना भी कंजुगेट बेस है, ये जो देख रहे हैं ये कंजुगेट बेस है। ये कंजुगेट बेस में कोई डोनर नहीं है, कोई एक्सेप्टर नहीं है। तो स्टेबिलिटी का क्या आधार होगा, सिंपली पहले कुछ बात को समझें आप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हो बाबू, साइज इंक्रीज कर रहा है, इसका साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप ये समझें जो जब साइज बढ़ रहा है, F के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, लेकिन एक माइनस है, इसका मतलब हुआ जो 1 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आप ये समझे जो इतना बड़ा साइज पे 8 इलेक्ट्रॉन है, और नीचे में यूँ समझे ये तो आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है। अब देखिए जो यहाँ पे इतना बड़ा साइज पे ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो रिपल्सन कहाँ पे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन के बीच, तो
इलेक्ट्रॉन के बीच, ये लोन पेयर के बीच मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। और यदि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज़्यादा है इसका मतलब ये लेस स्टेबल है। ये क्या है? लेस स्टेबल। और ये क्या कह देंगे? मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी यदि हम बात करें, स्टेबिलिटी यदि बात करें तो सबसे ज़्यादा I माइनस का, उसके बाद Br माइनस का, Cl माइनस का और F माइनस का। जब स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा तो हम कह देंगे एसिडिटी जो होगा वे HI का ज़्यादा, HBr, HCl और HF। तो इस तरह से आपको हम ये कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किए, जो जिस कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी जितना ही ज़्यादा होगा उस एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। हम लोगों के पास ये साइकोलॉजिकल है क्या, जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जैसे ही हम इतना एसिड दे दिए, कुछ लोग तुरंत दिमाग में सोचे होंगे जो सर HF का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं। क्यों वे सोच लिए HF का? क्योंकि यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है और एसिडिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रोल है, उसको भी नकारा नहीं जा सकता है। तब आप कहेंगे जो सर आप इस पर कैसे समझा दिए, तो आप एक ही बात समझें, एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट के आधार पर वे जानते हैं जो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जैसे इस केस में हम जानते हैं जो HI का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। अब उसी बात को हम लोग अपने ढंग से समझते हैं, आखिर क्या कारण है। तो यहाँ पे कारण समझा दिए, जो कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि फ्लोरीन की अपेक्षा इसका साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो रिपल्सन कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। सिंपली आप इस केस में ऐसे समझें, जो एक 5 फीट का बेंच है। अब 5 फीट के बेंच पे 8 लड़का क्लास में बैठे हुआ है, और दूसरा जो है समझें जो 15 फीट का बेंच है, आप उस पे भी 8 लड़का बैठे हुआ है। तो किस पे आराम से बैठेगा? सिंपली आप सोचिए, तो जिस पे 15 फीट का बेंच है उस पे, और जब आराम से बैठेगा तो मतलब उस बेंच पर कहेंगे स्टेबिलिटी ज़्यादा है, अब 5 फीट वाला पे स्टेबिलिटी कम है। और स्टेबिलिटी जब कम तो रिबैक होने का रेट ज़्यादा, रिबैक होने का रेट ज़्यादा, उससे कम और सबसे कम। इसका मतलब इस केस में सॉल्यूशन में H+ का कंसंट्रेशन क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा, और H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या कहेंगे? ज़्यादा कहेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलें देख लें पहले HCOH, CH3 COH, एक और ले लेते हैं CH2 ClCOH। जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का निर्णय लेना हो तो जितना पार्ट कॉमन है उसको सबसे पहले सेलेक्ट कर लें। तो देखें जो इसमें इतना पार्ट क्या है? कॉमन है। ये तीनों ही एसिड में इतना पार्ट क्या है? कॉमन है। ये फॉर्मिक एसिड है और इसका नाम एसिटिक एसिड है, और इसको कह दीजिएगा क्लोरो एसिटिक एसिड। इस तीनों में हमको एसिडिक स्ट्रेंथ पता करना है। तो स्ट्रेंथ के लिए फिर एक पॉइंट क्या हम समझा रहे हैं, जो सबसे पहले आप क्या काम कर लें, इस बात को सेलेक्ट कर लें जो कितना पार्ट कॉमन है। जो पार्ट कॉमन है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखें आप, तो अब ये सभी को बदल दें, CO- H+ देने का कैपेसिटी
CH3CO- और CH2ClCO-H+, ये सब का सब कंजुगेट बेस है। और क्या हम लोग समझे हैं, जो जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उस केस का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन का ज़्यादा, तो इसीलिए यूं कहें जो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। वैसे ये स्टैंडर्ड है, न प्लस शो करता है न माइनस। अब इसमें चले आए, इसमें आपको रट जाना होगा। जानते हैं जो जितने भी अल्काइल ग्रुप है सब का सब प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और जब प्लस आई इफेक्ट शो करता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज क्या होगा, ये चार्ज इंक्रीजेज, निगेटिव चार्ज इंक्रीजेज, और जब ये चार्ज इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये Cl कैसा काम करेगा बाबू, माइनस आई इफेक्ट की तरह से। माइनस जैसे ही आई इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट कर देगा तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज घटेगा, और यदि निगेटिव चार्ज घटता है तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, 1 डाइस, 2 डाइस और 3 डाइस। तो स्टेबिलिटी यदि हम बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका, तो 3 डैश का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। फिर उसके बाद स्टेबिलिटी इस दोनों में देख लें जो किसका स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो यहाँ तो डोनर है, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, तो इसका मतलब 1 डैश का स्टेबिलिटी ज़्यादा, और उसके बाद 2 डैश। अब जब स्टेबिलिटी पता हो जाए तो एसिडिक स्ट्रेंथ कह देंगे, तो देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ जो कहेंगे थर्ड, यानी सबसे ज़्यादा थर्ड का, उसके बाद कहेंगे फर्स्ट का, और उसके बाद कह देंगे सेकंड का। तो आपको हम क्या बार बार समझा रहे हैं, जो आप कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को पकड़े। फिर हम एग्जाम्पल देते हैं, और इसके बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, ढेर सारा आपको क्वेश्चन हम भेज रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने के लिए, बनाने के लिए। तो वीडियो को पॉज करके नोट करें। तो चलें फिर इसको डिस्कशन करें हम लोग। फिर सावधानी से देखें क्या समझाए। सबसे पहले जितना पार्ट कॉमन है उस पार्ट को आप सेलेक्ट कर लें। तो देखें जो इससे दिया गया एसिड में इतना पार्ट क्या है, कॉमन है। जो भी पार्ट कॉमन हो सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लें। हर बार ये H+ रिलीज करा करके दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बार और हम बात कर लेते हैं। तो जैसे ही रिलीज होगा तो इस तरह से ये O- और H+ बनेगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। फिर ये भी रिलीज यदि करता है तो कंजुगेट बेस इस तरह से होगा। H+ से यहाँ हम लिख देते हैं इसका। फिर ये यदि बात करेंगे तो O- और यहाँ पे NO3H+, ऐसा ये सभी का हम क्या कर लिए, कंजुगेट बेस बना लिए। अब देखें आप, इतना पार्ट तो सभी में कॉमन है। अब जो पार्ट कॉमन नहीं है उसको देख लें। हाँ, यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दें हम लोग, जो हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा। अब CH3 आप देख लें जो +I शो करेगा या -I शो करेगा या हाइपर या मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ये हम जानते हैं +I+R मतलब क्या, रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट मतलब क्या, हाइपर कंजुगेशन। तो इसमें इसके बारे में 0, न +I न -I, इसके बारे में देख लें। ये क्या, -I -M, और यहाँ पे क्या, तो ओनली -I, ओनली
क्यों नहीं -m, जबकि यही ग्रुप है? तो देखिए ये रिजोनेंस रिलेटेड नहीं है। कैसे समझेंगे? तो ये नॉन कंजुगेशन है, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड तब इसके साथ। लेकिन यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी कंजुगेट है, मतलब मेटा पोजीशन पे कोई रिजोनेंस नहीं होता है। अब आपको समझाए जो जैसे ही ये -m इफेक्ट है -I इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो निगेटिव चार्ज यहाँ क्या होगा? घटेगा इसमें भी। अब इसमें घटाने वाला फैक्टर कितना है? -I भी है और -m भी है, दो फैक्टर काम कर रहा है। जबकि यहाँ पे क्या है? केवल एक फैक्टर काम कर रहा है। तो यदि दो खींचने वाला हो तो उस सिचुएशन में उसका स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसका होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी इसका होगा, उसके बाद स्टेबिलिटी इसका होगा, और सबसे कम स्टेबिलिटी इसका होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या करने वाला है? डोनर है, और जैसे ही डोनर है तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो हम कहेंगे एसिडिटी घटेगा। तो एसिडिटी सबसे ज्यादा किसका? थर्ड का। उसके बाद किसका? तो 4 का, और उसके बाद किसका? सेकेंड का, और उसके बाद किसका? फर्स्ट का। तो इस तरह से हम लोगों को एसिडिटी का ऑर्डर मिला। आपको बहुत सारा क्वेश्चन हम डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप क्लिक करेंगे एसिडी का स्ट्रेंथ मिलेगा। वीडियो को पॉज करें, नोट करें, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, और ये जितना भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वे सब का सब नीट जेई का भी है, नीट का भी है। तो ये जैसे ही रिलीज करेगा डायरेक्ट इस तरह से दे देते हैं O-, फिर ये O-, ये CO-, CO-, इस तरह से आपको मिल गया। अब पता करना है जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका है। तो देखिए ये अल्कोहल है, दोनों OH लगा हुआ है मतलब अल्कोहल है, और ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड। तो समझिए सिंपल सी बात, जिसके नाम में ही एसिड है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही होगा, यानी जिसके किसी के नाम में ही पागल लगा हुआ है वो निश्चित रूप से पागल होगा। तो इसीलिए इस दोनों का स्ट्रेंथ इस दोनों से ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब लॉजिक वाला बात समझें। देखिए यहाँ पे ये रिजोनेंस शो करेगा अपने आप में, इतना बड़ा पार्ट जो देख रहे हैं वे रिजोनेटिंग है, ये भी रिजोनेटिंग है, लेकिन क्या इसमें रिजोनेटिंग है? ये रिजोनेटिंग तो तोड़ देगा सीधे, ये इस तरह का रिजोनेटिंग है। मतलब यहाँ पे हम यदि डबल बॉन्ड का बात करें तो ऐसा ये तोड़ेगा, और जब ऐसा ये तोड़ेगा तो रिंग को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है, मतलब एरोमेटिसिटी को लॉस करा दे रहा है, ऐसा बन गया। तो अब सोचे जो ये जो पार्ट है कार्बोक्सिलेट, ये एक वैसा रिजोनेंस शो कर रहा है जिसमें एरोमेटिसिटी पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इस केस में हम क्या देख रहे हैं? एरोमेटिसिटी पर प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा किससे? अल्कोहल से। तो अब आप देख लें जो इस दोनों में ये आपका क्या है? प्लस I प्लस M प्लस R। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, और यदि इलेक्ट्रॉन डोनर है तो निगेटिव चार्ज घटेगा, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इसमें कोई ना डोनर है ना एक्सेप्टर है, तो इस दोनों में से यदि स्टेबिलिटी कहा जाए तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा और इसका स्टेबिलिटी कम। तो स्टेबिलिटी ज्यादा, एसिडी का स्ट्रेंथ ज्यादा, तो एसिडी का स्ट्रेंथ यदि कहेंगे तो सबसे ज्यादा किसका मिला? थर्ड का। उसके बाद किसका कह देंगे? 4 का। अब इस दोनों में चलिए, इस दोनों में फिर क्या कहेंगे? ये -I है,
और ये m का बात यदि करेंगे तब तो प्लस m हो जाएगा। अब सवाल है यदि क्या हो, दोनों ही इफेक्ट काम करें, प्लस और माइनस दोनों हो, तो बता दिए हैं जो रिजोनेंस यानी m पावरफुल होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन है, रिएक्टिविटी ध्यान दें, हाइड्रोजन में रिएक्टिविटी कंट्रोल होता है माइनस आई के द्वारा, यानी यहाँ m का कोई रोल नहीं होगा। ये बात आपको हम और आगे भी कभी समझाएंगे, लेकिन यहाँ आपको एक एक्सेप्शन पॉइंट मिला, क्योंकि I और M में तो निश्चित है, जो जनरल रूप से हम जानते हैं जो M पावरफुल होता है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में यहाँ आप इतना ही बात समझें, जो एसिडिटी का निर्णय केवल माइनस आई के द्वारा होता है। किस केस में? हाइड्रोजन के केस में। एसिडिटी कह दें या रिएक्टिविटी, एसिडिटी कह दें या क्या कह दें, रिएक्टिविटी। तो इसीलिए अब सेकेंड हो गया और सेकेंड के बाद क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से आपको हम कुछ प्रयास किए हैं एसिडी का स्ट्रेंथ को बताने का। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, क्लिक करेंगे, बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे। यदि हमको समय मिलेगा तो हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देंगे। तो अगले रोज कम से कम आपको वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, ताकि बेसिक स्ट्रेंथ बताएंगे, और फिर हम लोग जो 12th में कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन पूछा जाता है वे सब बात करेंगे। समझ गए? तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।